नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुतिजा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वैश्विक उथल पुथल के इस दौर में जब पश्चिमी देशों में तनाव चरम पर है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद से देशवासियों को एक बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने ऊर्जा संसाधनों की बचत और स्वदेशी को अपनाने की अपील करते हुए देश की आत्मनिर्भरता की नींव और मजबूत करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री के इस संदेश को उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्परता से आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ये केवल एक सरकारी अपील नहीं, बल्कि हर उस नागरिक की जिम्मेदारी है जो इस देश को से प्यार करता है। मुख्यमंत्री धामी ने साफ शब्दों में कहा कि राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखना आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने जनता से कुछ ऐसे व्यवहारिक कदम उठाने की अपील की है जो देखने में भले ही छोटे लगे, लेकिन मिलकर देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाल सकते हैं। पीएम मोदी ने सबसे अपील की है कि ईंधन की बचत कम खपत करे, 1 साल के लिए सोना खरीदना बंद करे। और आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इस अपील की सराहना की है और लोगों से अपील की है कि इस पहल को अपनाएं। तो वहीं हरिद्वार में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर कर्मचारियों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। कैंपस, लक्सर, जींस और इंडो हर्बल समेत कई कंपनियों के कर्मचारी पिछले 4 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान करीब 500 पुरुष और महिला कर्मचारियों ने लेबर कमिश्नर कार्यालय तक मार्च निकाला। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग लंबित पड़ी है, लेकिन प्रबंधन की ओर से अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इसी नाराजगी के चलते आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। वहीं कंपनी के बाहर दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में कर्मचारी जुटे रहे। कंपनी परिसर के बाहर माहौल तनावपूर्ण बना रहा। कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने कर्मचारियों और कंपनी प्रबंधन से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश की। प्रदर्शन कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को जल्द फैसला नहीं लिया गया तो आंदोलन और व्यापक किया जाएगा। इससे आने वाले दिनों और औद्योगिक क्षेत्रों में कामकाज प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। तो वहीं आपको बता दें 23 अक्टूबर 2024 ये वो तारीख है जिसने दिनेशपुर ही नहीं बल्कि पूरे उधम सिंह नगर जिले को झंझोर कर रख दिया था। दिनेशपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर के पास सड़क किनारे एक संदिग्ध बैग मिलने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई थी। जब पुलिस ने बैग खोलकर देखा तो वहां मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह गया। बैग के अंदर लगभग 25 से 30 वर्षीय एक महिला का शव बरामद हुआ। महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में था और शरीर को बेरहमी से तोड़ मड़ोड़ कर बैग में भरा गया। घटना की भयावहता ने हर किसी की रूह कांप गई। प्रथम दृष्टया ये मामला निर्मम हत्या का प्रतीत हुआ। जिस तरह से शव बैग में रखा गया था उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिला ने मौत से पहले कितनी यातनाएं सही होगी। घटना के बाद उधम सिंह नगर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कई टीम गठित किया। पुलिस ने उत्तराखंड समेत कई राज्यों से लापता महिलाओं के रिकॉर्ड खंगाले, विभिन्न जिलों में पूछताछ की और कई पहलुओं पर जांच आगे बढ़ाई। देखिए, दिनांक 23/10/2024 को दिनेशपुर क्षेत्रांतर्गत एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था। उक्त महिला की शिनाख्त के पूर्व में भी काफ़ी प्रयास किए गए हैं, परंतु अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। उस महिला की लंबाई तकरीबन 5 फीट है और जिसका रंग गोरा है एवं उसकी उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा वर्तमान में भी जो है उस महिला की शिनाख्त हेतु काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, जिस संबंध में हमारे द्वारा एक पंपलेट जारी कर पुनः नए तरीके से उसकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। एवं जिस किसी भी व्यक्ति द्वारा महिला की शिनाख्त में कोई सूचना हमें सही सूचना दी जाती है तो उसे 50,000 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा तथा जो भी व्यक्ति हमें सूचना देगा उसकी पहचान को गोपनीय रखा जाएगा। देखिए, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को दून सैनिक इंस्टीट्यूट गढ़ी कैंट देहरादून में ऑपरेशन सिंदूर शौर्य सम्मान और वीरता का 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर
आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और सेना शौर्य के कारण आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। मुख्यमंत्री ने सेना के साहस और शौर्य के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि सेना के साहस, समर्पण और त्याग के कारण दुश्मन कभी भी भारत की ओर आंख उठा के देखने की क्षमता नहीं कर सकता है। अभी जिनका हम सब लोगों ने यहाँ पर संबोधन सुना और एक सैनिक के रूप में भी जिन्होंने देश को अपनी सेवाएं दी और अब सैनिकों के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए लगातार प्रयास करने वाले सैनिक कल्याण मंत्री अरविंद गणेश जोशी जी, हमारे सैनिक कल्याण विभाग के सचिव श्री युगल किशोर पंत जी, ब्रिगेडियर विष्णु जी, उत्तम और यहाँ पर उपस्थित हमारे एडमिरल युवराज खत्याल जी, कैप्टन जनरल के साना जी, जनरल अभय पाटिल जी, कैप्टन जनरल अभिनंदन जी, मेजर जनरल सभी सर्ववान चिंता बहुत ही ओजस्वी उद्बोधन हम सब ने अभी यहाँ पर सुना। ब्रिगेडियर के.एस. बैरन जी, मेजर जनरल गुलाब सिंह रावत जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सैन्य अधिकारीगण, मैं जिनका नाम उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ, वो सभी मेरे सम्मान के पात्र हमारे जिन्होंने देश को अपनी सेवाएं दी हैं, ऐसे सभी सैन्य अधिकारीगण, सभी सैनिक भाइयों एवं बहनों, हमारी यहाँ पर पूरी संख्या में हमारी मातृशक्ति भी आई है। मैं आप सबको सबसे पहले तो आप सबको मैं नमन करता हूँ कि और आज के इस कार्यक्रम में जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया, इसका थोड़ा टाइम भी चेंज हुआ, इसमें भंडारी भी थोड़ा टाइम भी चेंज हुआ और लेकिन उसके बावजूद भी आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। मैं आप सभी का यहाँ पर उपस्थित होने के लिए आप सबका उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ और इस अवसर पर आप सभी शूरवीरों को, देश के हमारे जवानों को, एनसीसी के कैडेट्स भी यहाँ पर हैं, मैं उनको भी, उनका भी बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारी नौजवान युवा और ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता के लिए उसकी प्रथम वर्षगांठ पर सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। साथ ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि जिनके नेतृत्व में स्पष्ट नीति के कारण आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई, उसको निर्णायक अंजाम दिया गया। और मेरा सौभाग्य कि मुझे आज इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबके बीच में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में अपनी जिन्होंने वीरता, साहस और अप्रतिम शौर्य करने वाले सभी वीर जवानों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैं इस अवसर पर सभी वीर योद्धाओं को, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरह से चलाने का काम किया, उसको सफलतापूर्वक संपन्न किया, उन सभी को मैं अपनी तरफ से सैल्यूट करता हूँ। आप लोगों के सच में हमारी सेना के साहस, समर्पण और त्याग के कारण आज कोई भी दुश्मन भारत को आंख उठाने की, हमारे देश की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। प्रत्येक भारतवासी यदि अपने घरों में आज चैन की नींद सो रहा है, आराम से रह रहा है, क्योंकि उसको विश्वास होता है कि आज सीमाओं पर हमारी रक्षा के लिए हमारे रणमाता भारत माता के वीर जवान सदैव सजग होकर, तत्पर रहकर 24 घंटे
हम सबकी रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जो पराक्रमी सैनिक थे, उन्होंने जो शौर्य, अद्वितीय कौशल, अतुलनीय त्याग, जो अटूट समर्पण की मिसाल पेश की, वो आने वाले समय में हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। जिस प्रकार से चलाया गया कि कोई भी जनरल, अभी यहाँ पर जब हम सब लोग पूरा वृत्त चित्र देख रहे थे, डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, उसमें बताया गया कि कोई भी किसी और को नुकसान न हो, चाहे दुश्मन के देश में भी दूसरों को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये एक सटीक रणनीति थी और सीधे सीधे वहीं पर हमला किया गया जहाँ पर से आतंकवाद पल्लवित हो रहा था, पोषित हो रहा था, या आतंकवादी अड्डे जहाँ से संचालित हो रहे थे। और 22 अप्रैल को जिस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना हुई, वो हम सब लोगों ने देखा, और उसने केवल भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। और उस हमले का ही जवाब देने के लिए, विगत हमले का जवाब देते हुए हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। और 7 मई की रात को जब पूरा देश सो रहा था, तब हमारे रणबांकुरों ने केवल 22 मिनट में ही ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान में चल रहे सारे आतंकी अड्डों को नष्ट करने का काम किया, आतंकी प्रयोगशालाओं को निशाना बना दिया और उनको ध्वस्त कर दिया। हमारी सेनाओं ने संयम के साथ साथ सटीक रणनीति की, अद्वितीय पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तान के 9 बड़े आतंकी अड्डों को तबाह किया। जैसा अभी जनरल सबरवाल ने बताया कि पाकिस्तान ने भी खुद मान लिया कि 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। उन्होंने तो मान लिया, लेकिन हमारे देश में कुछ लोग हैं वो पता नहीं कब मानेंगे। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, आप बोल रहे थे तो मेरी समझ में आया कि वास्तव में ये बहुत प्रश्न है। हालांकि मैं कोई इस अवसर पर कोई भी राजनीतिक बात नहीं करूँगा, और मैं जब भी सेना के किसी कार्यक्रम में होता हूँ, सैनिकों के बीच में होता हूँ, अपनी वीर माताओं के बीच में होता हूँ, वीरांगनाओं के बीच में होता हूँ, तो मेरे लिए बहुत गर्व का क्षण होता है। और मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार के बीच में हूँ, इसमें ऐसे ही अनायासी यहाँ पर बोलते बोलते मेरे मन में एक प्रश्न ऐसे ही आ गया कि पाकिस्तान भी मान रहा है, दुनिया के दूसरे देश भी मान रहे हैं कि भारत की सामरिक शक्ति बढ़ रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो सेना के पराक्रम पर, सेना के साहस पर, जहाँ दुनिया में कोई प्रश्न नहीं उठाता है, वो लोग यहाँ पर प्रश्न उठाने का काम करते हैं, सेना पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब उनके आतंकी अड्डे नष्ट हो गए, उनको पाकिस्तान की सेना जो उन आतंकवादियों की ढाल बन गई थी, उनको धूल चटाने का काम भारत की सेना ने किया। और उसके बाद जब वो ड्रोन से हमले करने लगे, अनेक ड्रोन आने लगे, और उन ड्रोन और मिसाइलों पर हमला जब होने लगा, तो आज हमारे देश की जो अत्याधुनिक वायु सुरक्षा प्रणाली ने उसे भी नाकाम कर दिया, और एक भी मिसाइल को हमारे यहाँ गिरने नहीं दिया, हमारे देश के अंदर आने नहीं दिया। यही नहीं, भारतीय सेना ने उन तमाम हवाई अड्डों को और एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है जहाँ से पाकिस्तान ने हमला किया। इतना ही नहीं, हमारे हमले में दुश्मनों के कई चीनी ड्रोन और फाइटर जेट चकनाचूर हो गए, और बहुत समय भी नहीं लगा। अभी जो उस समय डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन DGMO के जिम्मेदारी पर थे, वो अभी एक दिन भेंट करने आए थे कि मैं उस समय काम दे रहा था। तो मैंने उनसे वैसे ही पूछ लिया, क्योंकि
हालांकि बहुत सारी बातें पूछने की नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैंने पूछा उनसे। मैंने कहा कि आप बताइए कि वो उस समय कुछ लोगों ने कहीं ट्वीट कर दिया, कहीं कुछ कर दिया कि हमने युद्ध बंद करवा दिया है, क्या बात हुई थी? तो बोले कि नहीं, वो सबसे पहले पाकिस्तान के DGMO का मुझे ही फोन आया था कि अरे अब तो बहुत हो गया है, 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन में अब इसको रोक दीजिएगा। तो 4 दिनों में ही पूरी तरह से उनको तबाह कर दिया और वो युद्ध विराम के लिए गिड़गिड़ाने लगे। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को भली भांति ये बात समझ में आ गई कि आज का नया भारत उसके किसी भी नापाक इरादों को सहन नहीं कर सकता है। साथियों, हम सभी जानते हैं वीरभूमि उत्तराखंड के लगभग प्रत्येक परिवार से कोई सेना में, कोई हमारी पैरामिलिट्री फोर्स में, इसलिए हमारा सेना है चाहे पैरामिलिट्री है, उनके परिवार हैं, उनसे हमेशा एक भावनात्मक लगाव है। और मैं बहुत गर्व की अनुभूति महसूस करता हूँ कि मैं स्वयं एक सैनिक पुत्र हूँ और मुझे ये देखकर आज बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज हमारे जवानों का, हमारे सेना का मनोबल लगातार बढ़ाने का काम होता है। सेना को आज अत्याधुनिक हथियार दिए जा रहे हैं, उनको हर प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है, अच्छे उपकरण दिए जा रहे हैं। जो सियाचिन ग्लेशियर से लेकर बड़े बड़े सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारे सैनिक अपनी सेवाएं देते हैं। पहले के समय में तमाम अभावों का उनको सामना करना पड़ता था, लेकिन आज हमारे देश की सेना हमारे नेतृत्व के लिए भी, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए भी, भारत सरकार के लिए भी, अन्य सरकारें जो भी देश में काम कर रही हैं, उन सभी के लिए सेना जो है सर्वोच्च प्राथमिकता में होती है। सेनाओं का मनोबल सर्वोच्च प्राथमिकता होता है। इसीलिए आज भारत हर क्षेत्र के साथ, यहाँ हर क्षेत्र में आज भारत प्रगति कर रहा है। दुनिया का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहाँ आज भारत का तिरंगा शान से में लहराता हो, कोई वैश्विक घटना हो, पूरी दुनिया आज किसी का इंतजार करती है, किसी की प्रतीक्षा करती है, तो भारत के रुख का इंतजार करती है कि भारत इसमें क्या रुख लेने वाला है। आप सबको याद होगा 2014 से पहले का भारत, एक समय हमारी पहचान उस समय ये बनने लगी थी कि दप्पू भारत, पिछलप्पू भारत। भारत की सेना तो हमेशा से महापराक्रमी रही है। कोई युद्ध हो, भारत की सेना ने हमेशा अत्युत्तम शौर्य का परिचय दिया है। लेकिन उसके बावजूद विश्व में हमारी पहचान बनने लगी थी कि दप्पू भारत, पिछलप्पू भारत, ऐसा भारत जो बड़े बड़े विश्व के मंचों पर अपने हितों की बात भी नहीं करता। और आज उस स्थिति से निकाल, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना हो या रक्षा के उपकरणों को निर्यात करना हो। मुझे ध्यान है कि पहले के समय में जब छोटे थे, क्योंकि एक सैनिक परिवार में पैदा होने के कारण से और ऐसे परिवेश में पैदा हुए हम कि कहते थे अब लड़ाई लड़ने वाली है, बात करनी। 1980 के बाद जब थोड़ी थोड़ी अकल आने लगी मुझे, हालांकि कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन कई सारे ऑपरेशन भारत की सेना ने चलाए, शांति सेना भारत की सेना ने भेजी। इसके अतिरिक्त सियाचिन ग्लेशियर से लेकर जम्मू एंड कश्मीर और पूरे ही सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत की सेना के लगातार ऑपरेशन चलते हैं। तो हम देखते थे छोटे छोटे ऑपरेशन भी होते थे, तो भारत को रक्षा उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता। लेकिन आज स्थितियाँ बदल गई। अभी जनरल सभरवाल साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि 38,000 करोड़ रुपए का जो है एक्सपोर्ट रक्षा उपकरणों का भारत की सरकार ने किया है। और इतना ही, दुनिया के 80 से भी अधिक देशों को आज भारत की सरकार रक्षा के उपकरणों का निर्यात कर रही है। यानी कि आप रक्षा के उपकरणों के निर्माता के रूप में भी आज हम विश्व के पहली पंक्ति के देशों की सूची में हम शामिल हो गए हैं। आज जब तेजस हमारा
तेजस आसमान का सीना चीरता है, जब अग्नि, पृथ्वी, आकाश और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें दुश्मन पर कहर बनकर गरजती है, तो पूरी दुनिया दांतों तले उंगली दबा देती है और दांतों तले उंगली दबाने के लिए विवश हो जाती है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी सेना ने ये सिद्ध कर दिया कि हमारे स्वदेशी हथियार अब दुनिया के किसी भी देश के हथियारों से कई गुना बेहतर है। इस अभियान में भारत में निर्मित आकाश मिसाइल, डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल जैसे स्वदेशी हथियारों ने पूरे विश्व में भारत का डंका बजा दिया। आर्मी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की जो शक्ति है सामरिक रूप से, आज उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज देश का रक्षा उत्पादन 3 गुना से अधिक बढ़ चुका है और हर क्षेत्र में आज भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। पहले गोली का जवाब देने के लिए पूछना पड़ता था, आप सब लोग बहुत भली भांति जानते हैं। अब कोई भी घटना होती है तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें भी सेना का मनोबल बड़ा होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया था उस समय कि जब सेना युद्ध कर रही हो तो कोई भी जो है बीच में नहीं बोलेगा, सेना को अपना काम कर बोलना चाहिए। यानी कि सेना अगर गोली आ रही है तो गोलों का जवाब देने का काम करती है। एक समय था ऐसी कोई घटना होती थी, कोई आतंकवादी घटना होती थी, कोई अलगाववादी घटना होती थी, कोई बड़ा हमला होता था तो उसकी निंदा कर दी जाती थी और निंदा करके इतिश्री हो जाती थी, सारा काम समाप्त हो गया, कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन आज दुश्मन की हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने का काम भारत की सेना करती है, चाहे वो उरी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से देना हो, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक करनी हो, और या ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी पराक्रमी सेना ने यह अच्छे से बता दिया कि अगर हमारी बहन बेटियों के सिंदूर को कोई उजाड़ने की कोशिश करेगा तो उनके खानदान तबाह कर दिए जाएंगे, जहाँ से वो फिर कभी दोबारा खड़े नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार का काम भारत की सेना ने किया। आज का नया भारत केवल दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारता ही नहीं है, बल्कि उस दुश्मन को धूल चटाने वाले हथियार भी खुद बनाने का काम कर रहा है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सैनिकों के हित में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे वो 1 रैंक 1 पेंशन का हो, आप सभी जानते हैं, नेशनल बार मेमोरियल का निर्माण हो, रक्षा बजट में बढ़ोतरी करना हो, सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करना हो, या फिर बॉर्डर्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना हो। ये सभी निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वो सेना के प्रति सम्मान को दर्शाते हैं। और मुझे आप सबके बीच में ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है, 2014 से पहले, क्योंकि हमारे राज्य में भी 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं और उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक जाने वाले जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहाँ पर इतने सालों में अच्छी सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया। अभी 2022-23 में एक सड़क कई साल से इंतजार कर रही थी, लिपू लेक से न्यू लिपू लेक जाने का, लिपू लेक से न्यू लिपू लेक, और वो इसीलिए नहीं बनाई जा रही थी। आप सब सैन्य अधिकारी हैं, सेना में इतना पूरा जोर लगाया है, तो मैंने स्वयं बात करी उस समय जो उच्चाधिकारी थे, मैंने कहा कि ये सड़क बननी तो कुल 500 मीटर थी, कुल 500 मीटर सड़क, लेकिन वो 500 मीटर सड़क बनने के बाद कम से कम 5 किलोमीटर जो है उसकी दूरी कम हो रही थी, केवल इसलिए नहीं बनाई जा रही थी कि कहीं वो पड़ोस वाले बुरा ना मान जाए। भाई बहनों, जब हमने बताया तो आज वो न्यू लिपू तक नई सड़क 2023-24 में ही बनकर तैयार हो गई, और वहाँ आप में से कोई भी जाएगा तो जो भोले बाबा का कैलाश है ना, जिन भोले बाबा का नाम हम अक्षर लेते हैं, हर पल लेते हैं,
वो भोले बाबा का कैलाश पर्वत भी ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल हमारे सामने ही भोले बाबा हमको अपने दर्शन दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, न्यू लुक। तो ये सब काम बहुत तेजी से हुए हैं। हमारे नेलोम जादौन जैसे गांव जो 1962 में पूरी तरह से खाली करवा दिए गए थे, उस समय उनको फिर से बसाने का काम हो रहा है। वहाँ पर अनेक गतिविधियों को आज बढ़ाया जा रहा है। मलारी क्षेत्र में अभी इसी महीने हम बड़ी एक प्रतियोगिता वहाँ पर करवाने जा रहे हैं। अभी आदि कैलाश क्षेत्र में, जौलीगांव क्षेत्र में हाई एल्टीट्यूड मैराथन का आयोजन किया गया था। आदि कैलाश यात्रा शुरू हो गई। माणा गांव, जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, प्रधानमंत्री जी माणा गांव में आए और उन्होंने उस दिन माणा गांव को कहा कि अब ये माणा गांव ये भारत का अंतिम गांव नहीं होगा, अब ये भारत का पहला गांव होगा। और माणा ही नहीं, माणा जैसे जितने भी हमारे सीमावर्ती गांव हैं वो सारे गांव भारत के पहले गांव होंगे और उनका विकास पहले गांव की तरफ शुरू हो गया। ऐसे अनेक कार्य आज आगे बढ़े हैं और हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सैनिकों के लिए, हमारे बलिदानियों के लिए, उनके परिवारों के लिए, पूर्व सैनिकों के सम्मान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। चाहे अभी गणेश जोशी जी ने बताया कि सच में पहले जो है केवल 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी, कोई बलिदान होते थे, उनकी शहादत होती थी, तो ये राशि बड़ी कम लगी मुझे। और अभी मैं और गणेश जोशी जी उस दिन खटीमा में, बहुत भीषण खटीमा, उधम सिंह नगर और पूरे क्षेत्र में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई थी, बहुत जल भराव हो गया था, 10-10, 15-15 फुट घरों में पानी आ गया था और बहुत सारे लोगों को जो घर के अंदर बंद हो गए, दरवाजे बंद हो गए उनके, कोई लोग पंखे से लटके हुए हैं, किसी का लेंटर काट के निकालना पड़ा। तो वहाँ से हम लौट कर आए तो हमारे 30 गढ़वाल राइफल के 5 हमारे वीर गति को प्राप्त हो गए, उनका पार्थिव शरीर आ रहा था और मैंने वहीं पर उनसे पूछा कि अभी हम लोग कितना पैसा देते हैं, तो आपने कहा कि 10 लाख रुपये देते हैं। मैंने कहा 10 लाख की धनराशि मुझे लगता है कि इसको बढ़ाना चाहिए और फिर हमने ये प्रपोजल रखा कि ये राशि बढ़ाएंगे। तो जैसे युगल किशोर पंत जी यहाँ पर बैठे हैं, अब ऐसे हमारे सब अधिकारी लोग जो है वो बहुत बात सोचते हैं कि भाई एक साथ 40 लाख बढ़ जाएगा तो बड़ी राशि बढ़ जाएगी। तो कहा कि साहब इसको 2 स्टेप में बढ़ा दीजिए, इस बार आप इसको 10 का 30 कर दीजिए, फिर 1 साल 2 साल बाद जो है इसको 50 कर दीजिएगा। मैंने कहा नहीं, बार बार जो भी होगा आगे देखेंगे, लेकिन इस बार हम इसको 10 लाख से 50 लाख रुपए करेंगे, क्योंकि ये कोई भी सैनिक अपनी शहादत देता है, उसका कोई मूल नहीं होता है, उस राशि से उसको वो लौट कर नहीं आ सकता, उसके परिवार की जो क्षति होती है वो हम वापस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उनका सम्मान कर सकते हैं, हम उनका स्मरण कर सकते हैं, वो हमारे हमेशा स्मरण में रहे, हम उनकी मदद कर सकते हैं, उनके परिवारों के साथ खड़े होकर